तो कल हमने पॉलन ग्रेन को समझने की कोशिश की थी और पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर हमारे पास आ चुका है। और पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में हमने जाना है कि सबसे बाहर की लेयर का नाम क्या था? एक्साइन। क्या ये लेयर एक्साइन है? शाबाश, इट इज एक्साइन। और अंदर वाली लेयर का नाम है इंटाइन। और इसके बाद एक बड़ी वाली सेल का नाम था, बोलो, वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल, ओके। और छोटी वाली सेल का नाम जनरेटिव सेल। कितनी सेल है? दो सेल है। अच्छा, यहाँ पर पोर है, पोर का नाम जर्म पोर, पक्का। और हमें बताया गया था कि ये सारे स्ट्रक्चर जो बन रहे हैं वो एंथर में बन रहे हैं। कहाँ बन रहे हैं? एंथर। और एंथर में कैसे बन रहे हैं वो हमको पता है, याद है। यहाँ पर फाइनली अपने पास एक सेल थी, नाम था माइक्रोस्पोर मदर सेल। फिर से बोलो। जो लोग आज पहली क्लास में बैठे हैं उनको भी आ जाना चाहिए, ऐसे बोलना, याद करेगा। बताओ, स्पोरोफाइट में, स्पोरोफिल में, स्पोरेंजिया में, स्पोरोजेनस टिश्यू में, स्पोर मदर सेल। ये स्पोर मदर सेल है, एन की 2n। अच्छा बताओ, स्पोर मदर सेल में माइटोसिस की मियोसिस, और मियोसिस में एक सेल से कितनी सेल? 4। तो बताओ, माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का बन जाना, माइक्रोस्पोर का बन जाना माइटोसिस से है कि मियोसिस है? और भाइयों बहनों, इस प्रोसेस का नाम है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। फिर से बोलो। वाह मेरे बच्चे, शाबाश। व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड। फिर से बोलो। व्हाई इट इज माइक्रोस्पोर टेट्राड? 4। बताओ, 4 लोग बने और चारों n की 2n, क्योंकि क्या हुई है? मियोसिस में क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। और माइक्रोस्पोर मदर सेल में 2n है, तो बताओ इसमें क्या होंगे? n। अब प्रोसेस का नाम बताओ। व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल इन्वॉल्विंग मियोसिस। अभी माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है ये जर्मिनेट करेंगे और चारों जर्मिनेट करेंगे अलग अलग, और क्या बनाएंगे? पॉलन ग्रेन। यानी यही माइक्रोस्पोर आगे चल के इसका हर एक स्पोर विल कन्वर्ट इनटू pollen grain, and that's why microspore mother cell is also known as pollen mother cell. अब कुछ लोगों की हालत खराब की, सर ये क्या कह दिया? Why it is known as pollen mother cell? Because ultimately बनना क्या है? pollen grain। तो एक बार डेफिनेशन और बोलो। व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्रा फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल और पॉलन मदर सेल इन्वॉल्विंग मियोसिस, नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मतलब माइक्रोस्पोर बन गए, 4 बन गए और जर्मिनेट कर गए। जर्मिनेट करे तो क्या बनाया? पॉलन ग्रेन। बताओ, पॉलन ग्रेन हैप्लॉइड की डिप्लॉइड? क्योंकि माइक्रोस्पोर इज हैप्लॉइड। तो बताओ, वेजिटेटिव सेल इज हैप्लॉइड। बताओ, जनरेटिव सेल इज हैप्लॉइड। बाहर वाली लेयर एक्साइन, अंदर वाली इंटाइन। और ये सारी काम कहां पर हो रहे हैं? इन जगह पर। और इस जगह का नाम है माइक्रोस्पोरेंजिया। बोलो क्या नाम है? टोटल कितनी माइक्रोस्पोरेंजिया है? 4। और ये चारों माइक्रोस्पोरेंजिया जब रप्चर होंगी तो यहां से क्या बाहर निकलेंगे? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन के बाहर निकलने के इस प्रोसेस का नाम डेहिसेंस है। और ये डेहिसेंस करते समय या तो बंदा 2 सेल्ड होगा या तो 3 सेल। और जब 3 सेल होगा तो आपको याद है बड़ी वाली सेल का नाम वेजिटेट और छोटी वाली दोनों जनरेटिव सेल से क्या बन गए? मेल गैमीट। बताओ, इसमें कितनी कोशिकाएं दिख रही हैं? 3। और इसमें 2। बताओ, मोर देन 60% केसेस 2 सेल की 3 सेल, 2 सेल, लेस देन 40% 3 सेल। पक्का? अगर आप इतनी चीजें पढ़ चुके हो तो आप काफी बढ़िया पढ़ चुके हो। आखिरी पॉइंट जो मैं पूछ रहा हूं, व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? फुल डेफिनेशन। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल और पॉलन मदर सेल इन्वॉल्विंग मियोसिस। पक्का? 4 बने, चारों फंक्शनल है, चारों पॉलन ग्रेन बनाएंगे। एक्साइन होगी, एंटाइन होगी, वेजिटेटिव सेल होगी, जनरेटिव सेल होगी। जनरेटिव सेल डिवाइड कर सकती है
कितने गैमीट? मेल की फीमेल? या तो 2 सेल या तो 3 सेल। मोर देन 60% 2 सेल, लेस देन 40% 3 सेल। You got my point? Now pollen grain का कुछ अप्लाइड बायोलॉजी है जो आपकी बुक में रखी गई है और उससे क्वेश्चन बनते हैं। अप्लाइड बायोलॉजी क्या है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अप्लाइड बायोलॉजी पॉलन ग्रेन से रिलेटेड एनसीईआरटी में ऐसा कोई हेडिंग नहीं है लेकिन पैराग्राफ है। पॉलन ग्रेन की अप्लाइड बायोलॉजी बहुत सारे पॉइंट एक साथ डिस्कस करती है। पहली बात यह है कि पॉलन ग्रेन दे कैन प्रोड्यूस एलर्जी, और ये एलर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं और इसके जीते जागते कुछ उदाहरण हैं। जस्ट बिकॉज पॉलन ग्रेन इज माइक्रोस्कोपिक, इतना छोटा है कि अभी दिखाई भी नहीं पड़ता कभी कभी। तो माइक्रोस्कोपिक में पॉलन ग्रेन का साइज है 25 माइक्रोन से 50 माइक्रोन। सोच करके देखिए, ये एक कोशिका के बराबर है। 25 इंटू 10⁻⁻6 मीटर टू 50 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। कुछ लोग कहते हैं सर मीटर भर का तो है। इस मीटर को देख करके वो बोलते, ये नहीं समझते कि 10⁻⁻6 बहुत छोटा कि बहुत बड़ा? बहुत छोटा है ये पॉलन ग्रेन। और ये पॉलन ग्रेन आपकी सांस लेते वक्त आपकी नॉस्ट्रिल से होता हुआ आपकी लैरिंग्स में, और लैरिंग्स से होता हुआ ट्रेकिया में, और ट्रेकिया से होता हुआ लंग्स तक पहुंच सकता है। और जब ये लंग्स तक पहुंच जाता है तो यहां पर लंग्स में ये कर सकता है एलर्जी। याद रखना, एलर्जी की वजह से होते हैं इन्फ्लेमेशन। 2-4-5 महीने की बात है, आप में से बहुत सारे लोग डॉक्टर बनेंगे और आपकी जिंदगी में कुछ नए शब्द एकदम तैयार मिलेंगे जो आपने पहले कभी नहीं पढ़े होंगे। वो अचानक वहां पर तैयार मिलेंगे, तब आपको पढ़ाया जाएगा, तब वहां प्रोफेसर आपको धीरे धीरे कुछ छोटे छोटे टर्म सिखाएंगे। जैसे मैंने सीखे, मैं सिखाता हूं। उन्होंने बताया कि जब कभी भी किसी भी टिश्यू के आगे टिस लग जाए, क्या लग जाए? टिस, इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। अब आप बोलेंगे सर हमको तो इन्फ्लेमेशन नहीं मालूम, तुम तो टिस बता रहे हो। व्हाट इज इन्फ्लेमेशन? तो बोले एक थप्पड़ मारो अपने गाल पर, जो जो रिएक्शन दिखाई पड़ी दैट इज इन्फ्लेमेशन। बोले क्या क्या इन्फ्लेमेशन? थप्पड़ मारने पर गाल लाल, अगर किसी टिश्यू में क्या आने लगे? रेडनेस, अगर आने लगे स्वेलिंग, फिर से बोलो, और होने लगे पेन, बोलो क्या, और टेम्परेचर घट जाए कि बढ़ जाए? बढ़ जाए। जहां कंटाप पड़ता है बताओ वहां का टेम्परेचर बढ़ जाता है, लाल लाल हो जाता है। और बताओ स्वेलिंग होने लगती है, पेन होने लगता है। ये सारे लक्षण हैं इन्फ्लेमेशन के। आपकी बॉडी में एक फुंसी निकली, बताओ वो क्या है? हाँ, उस फुंसी में चारों गुण है। बताओ, फुंसी में पीला पड़ जाता है लेकिन वो पस है, लेकिन चारों तरफ रेडनेस भी है, साथ में क्या है? स्वेलिंग, साथ में क्या है? पेन, और उस फुंसी के आसपास क्या है? टेम्परेचर। तो जिन टिश्यूज में इन्फ्लेमेशन होता है उन टिश्यूज के आगे टिस लगा दो, दैट विल बी द नेम ऑफ डिसीज, दैट विल बी द नेम ऑफ डिसीज। फॉर एग्जाम्पल, डर्मा, डर्मा मतलब स्किन, डर्मेटाइटिस, कोई बताए किसका इन्फ्लेमेशन है? स्किन का। अगर स्किन में इंफेक्शन हो जाए तो डर्मेटाइटिस। जब मैं कुछ दिन पहले क्लिनिक करता था सरकारी पीएससीज में, जब मेरी ड्यूटी लगती थी तो गांव में लोग अपना डायग्नोसिस खुद लेके आते हैं। वो आ करके तुरंत बताएंगे डॉक्टर साहब हमको हो गई है गैस्ट्राइटिस। अब इतना भारी भरकम शब्द तुम सुनते ही घबरा जाते हो कि इस गांव वाले को किसने बताया व्हाट इज गैस्ट्राइटिस। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि यहां पर 70-80% लोगों को गैस्ट्राइटिस मतलब ही नहीं है। गैस्ट्राइटिस का मतलब वो समझते हैं गैस बनना। नो, गैस्ट्राइटिस इज नॉट द गैस बनना। गैस्ट्राइटिस का मतलब है स्टमक का इन्फेक्शन, और स्टमक में पड़ जाए अल्सर, क्या पड़ जाए? अल्सर, तब हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्राइट। आप बैठो, डॉक्टर साहब हमका हुई गई है गैस्ट्राइटिस। अच्छा, कैसे हुई? कल रात में कुछ उल्टा सीधा खावा रहा, सुबह गैस बनने लगी, सर में चढ़ गई। अब तुम्हारा दिमाग में नहीं लग रहा कि ये गैस कैसे सर में चढ़ी, एलिमेंट्री कैनाल से होते हुए ब्रेन तक कैसे चढ़ी? कोई रास्ता है? एलिमेंट्री कैनाल में बनी हुई गैस ब्रेन तक कैसे चली? ब्रेन का एलिमेंट्री कैनाल से कोई रिलेशन है? नहीं। बट आपको मानना पड़ता है। अच्छा, गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्राइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ
हाँ, इस समय। अब आपको लगेगा ये सब चीजें मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि इस एलर्जी से होता है इन्फ्लेमेशन। क्या होता है? इन्फ्लेमेशन। और इन्फ्लेमेशन होता है लंग्स का। किसका? और लंग्स में ये है ब्रोंकाई। क्या है बेटा? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई, ब्रोंकाई या ब्रोंकस आप जानते हो, ये क्या है? ट्रैकिया। फिर से बोलो। और यहां पर सेकेंडरी ब्रोंकाई है, वो प्राइमरी ब्रोंकाई है, ये सेकेंडरी। अगर प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रोंकाई में इन्फ्लेमेशन होने लगे तो बीमारी का नाम ब्रोंकाइटिस। फिर से बोलो, ब्रोंकाइटिस। और ये ब्रोंकाइटिस आगे चल के आपको एज्मा करेगा, जिसको आप अस्थमा बोलते हो, जिसे दमा बोलते हो, सांस की बीमारी बोलते हो। पॉलन ग्रेन आपकी बॉडी में घुसा, सांस लेते वक्त घुसा, ट्रैकिया से ब्रोंकाई तक पहुंचा, ब्रोंकाई में जाके इन्फ्लेमेशन कर दिया। इन्फ्लेमेशन करने की वजह से लंग्स में आई स्वेलिंग, और लंग्स में स्वेलिंग बचने के लिए चालू हो गई खांसी। लंग्स में कुछ भी भरेगा, लंग्स उसे रखना चाहेगा कि फेंकेगा? फेंकेगा। और प्रोसेस कौन सी आएगी? खांसी। बीमारी का नाम ब्रोंकाइटिस। बोलो क्या नाम है? ब्रोंकाइटिस आगे चल के क्या बनाएगी? अस्थमा। और ये दोनों बीमारियां होती हैं एलर्जी से। इसे बोलते हैं पॉलन एलर्जी। पॉलन एलर्जी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कैरेट ग्रास। इसे ध्यान से सुनिए। इट इज नोन एज पार्थेनियम। जब हमारा देश आजाद हुआ तब की कहानी है ये। पार्थेनियम नाम का पौधा हमें यूएसए ने दिया, अमेरिका ने दिया। एक बहुत गंदा देश है, सॉरी टू से है। हमने इनसे मांगा कि हमें खाने के लिए दे दो गेहूं। इन्होंने हमें गेहूं के साथ मिक्स करके भेज दिया। क्या? पार्थेनियम। हमने क्या मांगा था? क्योंकि हमारा देश आजाद हुआ था और हमारे पास खेती अच्छी नहीं थी, तो हमने इनसे कहा भैया हमको वीट दे दीजिए। इन्होंने कहा वीट देते, इन्होंने हमें पार्थेनियम दे दिया। पार्थेनियम इंपोर्ट हुआ वीट के साथ, और पार्थेनियम के साथ वीट ग्रो करने लगा खेतों में। और ये पार्थेनियम वीड की तरह ग्रो करने लगा। वीड मतलब यूजफुल प्लांट की अनवांटेड? अनवांटेड। और इस वीड से निकलने लगे पॉलन ग्रेन, और पार्थेनियम के इन पॉलन ग्रेन से लोगों को होने लगी एलर्जी। इसीलिए 50-60s के आसपास के जितने बुढ़े लोग थे उन्हें सांस की बीमारी जरूर होती थी, दमा की बीमारी जरूर होती थी। कारण क्या था? हाँ, पार्थेनियम। ये पार्थेनियम है, इसकी वजह से। एक तो वो बीड़ी पीते थे, ऊपर से पार्थेनियम मिल गया, दोनों को मिला करके क्या हो रहा है? इन्फ्लेमेशन। और बीमारी कौन सी हो रही है? ब्रोंकाइटिस। और बीमारी का दूसरा आगे चल के खतरनाक क्या है? अस्थमा। याद रखना, पार्थेनियम को कैरेट ग्रास इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी पत्तियां कैरेट जैसी दिखती हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज कैरेट ग्रास। आजकल किताबों से हटा दिया गया, इसका एक और नाम था। जब हम पढ़ते थे तब इसका नाम यह भी रखा जाता था, इट वॉज नोन एज कांग्रेस ग्रास। अब आप सोचो कांग्रेस ग्रास क्यों बोला जाता होगा? क्योंकि देश आजाद होने के बाद किस पार्टी की सरकार थी और किसने गेहूं मंगाया होगा? एंड दैट्स व्हाई मे बी इसकी वजह से इनका नाम रखा गया हो कांग्रेस ग्रास। तो तीन नाम है, बोलो क्या क्या? पार्थेनियम, कैरेट ग्रास, कांग्रेस ग्रास। क्या ये हमारे देश में का प्लांट है कि बाहर से आया? हमने क्या मंगाया था? वीट मांगा था। वीट के साथ क्या आ गया? पार्थेनियम। क्या ग्रो होने लगा? इतना ग्रो होने लगा, खूब सारे पॉलन ग्रेन बनने लगे। पॉलन ग्रेन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाने लगे। डाइजेस्टिव में कि रेस्पिरेटरी? हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रोंकाई में गए। प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रोंकाई में जाके क्या करने लगे? इन्फ्लेमेशन। और इन्फ्लेमेशन में क्या लगाते हैं? टिस। तो ब्रोंकाई की टिस, इट इज ब्रोंकाइटिस। और ब्रोंकाइटिस आगे करके क्या बोली? अस्थमा। तो क्या हमें अस्थमा और ब्रोंकाइटिस नाम की बीमारियां होने लगी? अस्थमा 2-3 बार पूछा गया। बताओ अस्थमा किस बैक्टीरिया से होता है? किसी से नहीं। ये बैक्टीरियल डिसीज, ये वायरल डिसीज। फिर ये डिसीज कैसी है? एलर्जी। क्या ये एलर्जी की डिसीज है? तो एक पॉलन से जुड़ी हुई ये कहानी है। दूसरा, पॉलन के खास बात और है, जहां पॉलन बेटा बनता है वहां पर बनती है नेक्टर, साथ में बनता है नेक्टर। पॉलन इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद, मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट ऑलवेज, एसोसिएटेड विद नेक्टर। और इस नेक्टर में बेटा एक शुगर होती है, फ्रक्टोज। एंड दिस फ्रक्टोज इज नोन एज फ्रूट शुगर। फ्रक्टोज इज नोन एज फ्रूट शुगर। और ये फ्रूट शुगर बेटा बहुत सारी एनर्जी देती है।
जब ये बात लोगों को पता चली तो लोगों ने इन पॉलन ग्रेन की टैबलेट्स बना करके बेचना चालू कर दिया। पॉलन ग्रेन की पॉलन टैबलेट्स और पॉलन सिरप्स बनाना चालू कर दिया। पॉलन टैबलेट और पॉलन सिरप्स मार्केट में आ गए। आपकी बुक में ऐसे ही पॉलन टैबलेट और पॉलन सिरप का एक पत्ता बना हुआ है, एक स्ट्रिप बनी हुई है जो इंग्लैंड के लोगों ने बना के भेजी है आपको, और बोलते थे ये हाईली न्यूट्रिशियस है, बहुत बढ़िया न्यूट्रिशन देते हैं, न्यूट्रिशन है, और बोलते हैं आपकी वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। इसलिए जिनको एनर्जी की जरूरत है वो इसे खाते हैं। बोले दो लोगों को ये खिलाया जाता है, एक है रेस हॉर्स, वो घोड़े जो रेस में दौड़ते हैं, और एक वो आदमी जो रेस में दौड़ता है, इट इज एथलीट्स। तो रेस हॉर्स और एथलीट्स को हम लोग ये पॉलन ग्रेन खिलाते हैं। देखो प्लीज, मैं बाहर निकलूं तो ये क्वेश्चन मुझसे मत पूछना, क्योंकि पिछले 3-4 सालों से मुझसे क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। बोलते हैं सर ये रही एग्जाइन, और आप पढ़ाए हो कि एग्जाइन डाइजेस्ट नहीं होती है, इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो सर पॉलन टैबलेट में जब एग्जाइन डाइजेस्ट नहीं होती है तो एनर्जी कैसे मिलती है? बड़ा दिमाग लगा के क्वेश्चन लाते हो तुम। अरे तुम्हारा दिमाग होता नहीं, तुम्हारे बगल वाला जो बच्चा पढ़ रहा होता बोलता तुमने अपने टीचर से पूछा कि बताओ एग्जाइन किसकी बनी है? स्पोरोपोलिन। और स्पोरोपोलिन बेटा दुनिया का हार्ड और रेजिस्टेंट सब्सटेंस है, एसिड में घुलता, बेस में घुलता, डाइजेस्ट। तो जब पॉलन खाओगे तो डाइजेस्ट ही नहीं होगा, जब डाइजेस्ट नहीं होगा तो एनर्जी कैसे मिलेगी? क्या बेवकूफ बना रहे हो? हमने कहा बेटा पहली बात तो पॉलन के साथ क्या प्रेजेंट होता है? नेक्टर। नेक्टर में क्या होती है? फ्रक्टो, इससे एनर्जी मिलती है। दूसरा, ये एग्जाइन इम्परमिएबल नहीं है, इनडाइजेस्टिबल है। और आपके सामने ये देखो कौन सा स्ट्रक्चर है? चरपो, यानी ये परमिएबल है, और परमिएबल होके अंदर बैठा हुआ है कौन? सेलुलोज। कौन बोला है? और अंदर है सेल, तो अंदर का मटेरियल डाइजेस्ट हो सकता है, बाहर का डाइजेस्ट ना हो, तब भी उससे क्या मिल सकती है? एनर्जी। बाय द वे एनर्जी इससे नहीं मिलती बल्कि किससे मिलती है? फ्रक्टोज, दैट इज आल्सो नोन एज फ्रूट शुगर। तो ये क्वेश्चन बहुत ओल्ड हो चुका है, दोबारा मत पूछना। आया जवाब कि नहीं आया? आया? तो बताओ भले ही उसकी एग्जाइन ना डाइजेस्ट हो पाए फिर भी उससे नरिशमेंट मिल जाता है, बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विथ वन शुगर। बोलो कौन सी? फ्रक्टोज, दैट इज आल्सो नोन एज फ्रूट शुगर। और क्या ये एनर्जी को प्रोवाइड करती है? यस। तो पॉलन सिरप और पॉलन टैबलेट्स बाजारों में बिक रहे हैं, विदेशी बाजारों में तो बहुत ही बिक रहे हैं, क्योंकि एक समय ऐसा भी आया था कि देयर वाज अ कॉन्सेप्ट नोन एज जीरो फिगर। ये जितने भी बॉलीवुड वाले और हॉलीवुड वाले लोग थे, इनमें से फीमेल जो एक्ट्रेस हैं वो जीरो फिगर के लिए बड़ा चिंता करती थी, और उनका लगता था कि ज्यादा खाओगी तो मोटी हो जाओगी। तो बोलते थे भैया हम खाइबे ना करेंगे, जब खाइबे ना करेंगे तो हम मोटे ना होंगे। तो बोले अगर खाओगे नहीं तो एनर्जी कैसे मिलेगी? तुमको पूरे दिन में कम से कम 2000 कैलोरी तो चाहिए, 2000 किलो कैलोरी तो चाहिए, वो कहाँ से लाओगी? तो बोले ठीक है हम खाना नहीं खाएंगे लेकिन पॉलन टैबलेट खाएंगे, गिन के खाएंगे, इतनी टैबलेट खाएंगे कि कितनी एनर्जी मिले? 1500। चाहिए कितनी? 2000। खा कितनी रहे? 1500। बॉडी में वेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? कम। और ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर है। अपने आप को दुबला पतला रखना ये एक डिसऑर्डर है। यस, इतने लेवल का दुबला पतला रखना कि हड्डी एकदम एक्सरे हो जाओ, ये एक डिसऑर्डर है। ठीक है अपनी केयर करनी, ठीक है ना? कोई ले रहा 8 पैक, कोई ले रहा 6 पैक, कोई ले रहा फैमिली पैक है ना? हम लोग तो भैया इसी में खुश है। कोई लोग तो पता है एक बीमारी है बुलिमिया नर्वोसा। इस बीमारी में फीमेल को बहुत तेज भूख लगती है, तो वो क्या करती है? पहले तो खाती गपा गप गपा, फिर जब खा के उसका पेट भर जाता है, आफर जाता है, भर जाता है। आफर समझते हो? जब भर जाता है तब उसको गिल्ट होता है, हे भगवान इतना सारा खा लिया, अब ये कल मैं मोटी हो जाऊंगी। फिर वो उल्टी करती है,
पहले जल्दी जल्दी जीभ के चक्कर में, हाय रे जीभ, जल्दी जल्दी सब गोलगप्पा मिठाई सब, और फिर सोच रही अगर ये डाइजेस्ट हो गया तो कल मैं हो जाऊंगी मोटी, तो तुरंत इट इज नोन एज बुलिमिया नर्वोसा। तो ये बीमारियां आप लोग ना लगाएं, भगवान ने आपको बहुत अच्छा बनाया है, जैसे भी हो आप बहुत अच्छे हैं। बाय बाय करते हैं हम लोग। तो बताओ पॉलन ग्रेन, और पॉलन ग्रेन को हम लोग क्या एनर्जी के रूप में, एनर्जी सप्लीमेंट के रूप में यूज कर सकते हैं? क्या आजकल रेस हॉर्स और एथलीट को खिला रहे हैं? वर्क एफिशिएंसी बढ़ाता है, और ये नशे की चीज नहीं है, तो डोपिंग लगेगी कि नहीं लगेगी? नहीं लगेगी। खूब खाओ और खूब दौड़ो। तो बताओ क्या बेटा इनमें फ्रक्टोज शुगर है? और बताओ क्या ये डाइजेस्ट भी हो सकते हैं? इनकी एग्जाइन डाइजेस्ट, लेकिन इनमें फ्रक्टोज शुगर है, वो डाइजेस्ट हो सकता। अच्छा एक और बात, कभी कभी इस बात के बारे में सोचने की कोशिश करो कि ये पॉलन ग्रेन बना ही क्यों है। सर पॉलन ग्रेन इसलिए बना कि पॉलन ग्रेन एक दिन इस एंथर से बाहर निकलेगा और स्टिग्मा तक पहुंचेगा, और स्टिग्मा तक पहुंचने की इस प्रक्रिया का नाम होगा पॉलिनेशन। फिर से बोलो, पॉलिनेशन। तो याद रखना, पॉलिनेशन करने के लिए पॉलन ग्रेन इस दुनिया में आया। पर ऐसा नहीं कि आज पॉलन ग्रेन निकला और 6 महीने बाद उसे स्टिग्मा मिली तो वो जिंदा रहेगा। नो, इस पॉलन ग्रेन का एक मैक्सिमम सर्वाइवल टाइम होता है। पॉलन ग्रेन उससे ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता, उतने ही समय के अंदर उसे स्टिग्मा ढूंढनी पड़ेगी। स्टिग्मा मिली तो ठीक, नहीं तो बचेगा कि मर जाएगा? डाइजेस्ट नहीं, मर जाएगा। मर जाएगा मतलब एग्जाइन मर जाएगी, इंटाइन, वेजिटेटिव सेल मर जाएगी, जेनेटिव सेल मर जाएगा। समझ गए? तो बोलते हैं पॉलन ग्रेन का इतना मैक्सिमम टाइम सरवाइव करना, इट इज नोन एज वायबिलिटी। बोलो क्या बोलते हैं? वायबिलिटी। सर बिल्कुल नहीं समझ में आया, मैंने क्या बोला पता नहीं, अपने शब्दों में बोलो। क्या पॉलन ग्रेन एंथर में बने हैं? बाहर निकलेंगे, कहां जाएंगे? स्टिग्मा में जाएंगे, स्टिग्मा में डिपॉजिट होंगे, प्रोसेस का नाम पॉलिनेशन। आगे फर्टिलाइजेशन होगा, और ये काम करने के लिए इन्हें असीमित समय, क्या क्या लिमिटेड टाइम है, वो लिमिटेड टाइम जितना देर तक वो जिंदा रह सकते हैं, दैट इज नोन एज वायबिलिटी। अगर नहीं समझ में आया तो हिंदी में अंग्रेजी में कैसे भी लिखो, वायबिलिटी इज अ मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम टाइम a pollen can survive after dehiscence। dehiscence का मतलब है आफ्टर रिलीज फ्रॉम एंथर। एंथर से निकलने के बाद मैक्सिमम जितने भी समय के लिए पॉलन ग्रेन सरवाइव कर सकता है, दैट मैक्सिमम टाइम इज नोन एज वायबिलिटी। बोलते हैं वायबिलिटी ऑफ द पॉलन ग्रेन डिपेंड अपॉन टू थिंग्स, मेनली टू थिंग्स। वन इज ह्यूमिडिटी, another one is temperature। अगर बाहर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, बाहर उमस ज्यादा है, तो पॉलन ग्रेन जल्दी मर जाएगा। बाहर टेम्परेचर ज्यादा है तब भी पॉलन ग्रेन जल्दी मर जाएगा। इसका मतलब ह्यूमिडिटी बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर पॉलन ग्रेन का सर्वाइवल बढ़ेगा कि घट जाएगा? घट जाए। इसके अलावा वायबिलिटी डिपेंड अपॉन द स्पीसीज ऑफ द प्लांट। बोलते हैं ग्रामिनी फैमिली, दैट इज व्हीट फैमिली। व्हीट फैमिली में इट इज व्हीट, राइस एंड मेज। इनके जो बेटा पॉलन ग्रेन है, उनकी वायबिलिटी 30 मिनट्स है, आधा घंटा है। अगर आधे घंटे के अंदर वो बाहर निकलकर स्टिग्मा ढूंढ पाए तो ठीक है, और नहीं ढूंढ पाए तो बचेंगे कि मर जाएंगे? मर जाए। आधे घंटे के अंदर अंदर इन्हें पॉलिनेशन कर लेना है, यानी मेल प्लांट से, मेल पार्ट ऑफ द प्लांट से निकले और फीमेल प्लांट तक पहुंचने के लिए इन्हें 30 मिनट मिलते हैं।
जबकि 3 फैमिली हैं, दीज आर नोन एज SLR, सोलेनेसी, सोलेनेसी, इट इज लेग्यूमिनेसी, दाल वाली फैमिली लेग्यूमिनेसी, और इसके अलावा रोजेसी, रोज वाली फैमिली। सोलेनेसी, लेग्यूमिनेसी, रोजेसी, इनमें वायबिलिटी अप टू मंथ्स हो सकती है, 1 या 2 महीने तक ये जिंदा रह सकते हैं। सो पॉलन ग्रेन कैन सर्वाइव अप टू 1 or 2 months in case of SLR. What is S? Solanaceae. What is L? Leguminaceae. What is R? Rojaceae. तो सोलेनेसी, लेग्यूमिनेसी और रोजेसी में 1 या 2 महीने तक बेटा पॉलन ग्रेन सरवाइव कर सकता है। देखो बहुत लिख रहे हो तब मुझे डर लगता है। बताओ व्हाट इज वायबिलिटी? व्हाट इज वायबिलिटी? मैक्सिमम टाइम a pollen can survive, maximum time a pollen can after release from anther, anther से निकलने के बाद वो मैक्सिमम कितना समय तक जिंदा रह सकता है, दैट इज वायबिलिटी। क्या ये 30 मिनट है? किसके लिए? व्हीट, राइस, मेज। बोलो कौन कौन? व्हीट, राइस, मेज। कितना? 30 मिनट, आधा घंटा है। और बताओ क्या ये महीनों हो सकती है? किसके लिए? सोलेनेसी, लेग्यूमिनेसी एंड रोजेसी। आया समझ में? चलो भाई इसको भी बाय बाय करते हैं। एक और पॉइंट है दैट इज नोन एज पॉलन बैंक। बैंक का नाम आते ही लगता है रुपया जमा हो रहा है। बताओ रुपया है कि पॉलन है? पॉलन। अच्छा बताओ, पॉलन बैंक आर द प्लेसेस, these are the places where pollen can be stored for breeding experiment. ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट करने के लिए पॉलन को जिस जगह पर स्टोर करते हैं उसे बोलते हैं पॉलन बैंक। और अभी अभी सर ने बोला है कि पॉलन तो जिंदा रह नहीं सकता ज्यादा। पॉलन कुछ लोगों में 30 मिनट जिंदा रहता है और कुछ लोगों में महीने भर जिंदा रहता है। और मान लो तुम्हें ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट 4 साल बाद कराना है, 1 साल बाद कराना है, तो बताओ पॉलन रखा रखा बचेगा कि बेटा सड़ जाएगा, मर जाएगा? मर जाएगा। लेकिन हमें पॉलन बैंक को ऐसा मेंटेन करना है कि पॉलन अगर हम वहां स्टोर करें तो वो खराब हो कि ना हो। और बताओ पॉलन को खराब होने से बचाने के लिए 2 चीजें रेस्पॉन्सिबल हैं, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर। ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर बढ़ाया तो बचेगा कि मर जाएगा? मर जाएगा। तो बताओ अगर हम इसे रोकना चाहें मरने से तो क्या टेम्परेचर बढ़ाएं कि घटा दें? घटा दें। तो बोलते हैं कि लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर हम सब जानते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर कितना है? -196 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर पर हम लोग पॉलन का क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं। क्रायो का मतलब है बहुत कोल्ड प्रिजर्वेशन करते हैं। और क्रायो प्रिजर्वेशन करके हम लोग पॉलन ग्रेन को काफी दिनों तक स्टोर कर सकते हैं। एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूं, प्लीज सुन लीजिए। जब भी किसी बायोलॉजिकल टिश्यू को हमें स्टोर करना होता है लंबे समय तक के लिए, ऐसा कोई भी टिश्यू जो बायोलॉजी से रिलेटेड है अगर उसे स्टोर करना है या बायोलॉजिकल पार्ट को स्टोर करना है, वी ऑलवेज प्रेफर लिक्विड नाइट्रोजन, बिकॉज ये एक ऐसी चीज है जो काफी दिनों तक लाइफ बनाए रखती है हमारे टिश्यू को। मान लीजिए एक हार्ट का ट्रांसप्लांट करना है, या फिर सॉरी हार्ट का तो छोड़ दो, मान लो आपकी उंगली कट गई और कट के गिर गई और अब आप चाहते हो कि उंगली का ट्रांसप्लांट फिर से यहीं पर हो जाए, तो अगर उंगली को ऐसे ही धूप में छोड़ दिया तो बचेगी कि मर जाएगी? मर जाएगी। लेकिन अगर आप बहुत जल्दी से इंतजाम कर दें लिक्विड नाइट्रोजन का और उसे स्टोर कर लें तो क्या इसे इस टिश्यू को दोबारा जोड़ा जा सकता है? यस। बताओ, हमेशा याद रखना किसी भी बायोलॉजिकल टिश्यू को बहुत सर्दी में बहुत कम टेम्परेचर में स्टोर करने की इस प्रक्रिया का नाम
क्रायो प्रिजर्वेशन। बोलो क्या है? टेम्परेचर कितना है? -196 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दीज वर थिंग्स जो पॉलन से रिलेशन थी। बहुत कम बच्चे हैं जो इन्हें उंगलियों में काउंट करते हैं। मेरे साथ काउंट करो। पॉलन की अप्लाइड बायोलॉजी में 4 चीजें पढ़नी है। पहली एलर्जी, बोलो कौन? फिर से बोलो। कितनी बीमारी? एक कौन? ब्रोंकाइटिस। दूसरा, फिर दूसरा है न्यूट्रिएंट, बोलो पॉलन टैबलेट एंड पॉलन सिरप। तीसरा है वायबिलिटी, बोलो क्या है? वायबिलिटी याद है? मैक्सिमम टाइम आप pollen कैन सर्वाइव आफ्टर रिलीज फ्रॉम एंथर। 30 मिनट किसमें? व्हीट राइस में। महीनों किसमें? और चौथा पॉइंट है बेटा पॉलन बैंक। फिर से बोलो। पॉलन बैंक में हम लोग पॉलन को स्टोर करते हैं किस टेम्परेचर पर? -196 डिग्री। तो देखो भाई, फ्लावर में कल हम लोगों ने कहा था 2 पार्ट पढ़ने हैं मेन। देखो भाई फिर से बोलो। सबसे बाहर कैलिक्स था, कैलिक्स के बाद कोरोला था, कोरोला के बाद एंड्रूसियम था। बताओ एंड्रूसियम वाज मेल पार्ट और फीमेल पार्ट? और उसके बाद क्या था? गायनीसियम। गायनीसियम था, और गायनीसियम इज मेल पार्ट और फीमेल पार्ट? फीमेल पार्ट। क्या पूरा हो चुका है? एंड्रूसियम। क्या पढ़ना चाहिए? गायनीसियम। तो गायनीसियम को हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। मेल पार्ट है कि फीमेल? फीमेल। पर मेरे पागलपन के लिए एक बार दोहराओ, कुछ लोग नए बैठे हैं। क्या फ्लावर स्पोरोफाइट है? बहुत बढ़िया बच्चे, स्पोरोफाइट है। क्या हम इस स्पोरोफाइट में स्पोरोफिल ढूंढेंगे? स्पोरोफिल मिल जाने के बाद स्पोरेंजिया। क्या ढूंढेंगे? स्पोरेंजिया ढूंढेंगे। फिर स्पोरोजिनस टिश्यू। फिर से बोलो। क्या स्पोरोजिनस टिश्यू ढूंढेंगे? फिर स्पोर मदर सेल। फिर से बोलो। स्पोर मदर सेल ढूंढेंगे। अच्छा बताओ, जो स्पोरोफाइट होता है N की 2N, स्पोरोफिल, स्पोरेंजिया, स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोर मदर सेल, पक्का? और क्या इसमें मियोसिस होगी? वाह मेरे बच्चे, शाबाश। और क्या इससे स्पोर बनेंगे? मियोसिस से क्रोमोसोम का नंबर हाफ। अच्छा बताओ, मेल के लिए हम लोग मेगा यूज करते हैं कि माइक्रो? और फीमेल के लिए मेगा। और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंड्रूसियम की गायनीसियम। तो बता मेल है कि फीमेल? और अगर फीमेल है तो क्या तुम इस ट्रेंड को पकड़ पाओगे? स्पोरोफाइट में माइक्रो की मेगा, फिर मेगा, फिर मेगा, फिर मेगा, पक्का? और फिर मेगा। अगर आप इसको पढ़ गए तो मेरे साथ मेरा काम पूरा होगा। बोलो स्पोरोफाइट में मेगा स्पोरोफिल, फिर मेगा स्पोरेंजिया, फिर मेगा स्पोरोजिनस टिश्यू, फिर मेगा स्पोर मदर सेल, फिर मेगा स्पोर होगा और ये जर्मिनेट करेगा मेल गैमेटोफाइट की फीमेल फीमेल गैमेटोफाइट। इट इज फीमेल गैमेटोफाइट। N की 2N, 2N। तुम्हारी आदत हो गई, जो मैं आखिरी में बोलता हूं तुम वही बोल देते हो। N की 2N, 2N। अरे अपने दिमाग लगाओ बेवकूफों, हम तो ये ट्राई करेंगे। हम जब पढ़ाने के मूड में होते तो हम नहीं चाहते कि तुम्हें ऑब्स्टेकल दें। जब पूछने के मूड में होते तो हम उल्टा ही पूछते हैं, ध्यान रखो। बताओ N की 2N। हाँ कौन? गैमेटोफाइट। और ये रूल है कि अगर मैं गायनीसियम मिल जाए तो मैं गायनीसियम में क्या ढूंढूंगा? और आगे की कहानी याद रहेगी। आओ ये सारा प्रोसेस पूरा करते हैं। कितने लोगों की आज क्लास पहली है? भैया पहली क्लास वाले यहां से मेरे साथ रहो। अभी तक नहीं आया तो नहीं आया, जय माता की। अब देखो एंड्रूसियम की गायनीसियम। गायनीसियम क्या है? फिर से बोलो। स्पोरोफाइट में मेगा स्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल में
फिर मेगा स्पोरोजेनस टिश्यू, फिर मेगा स्पोर मदर सेल, फिर मियोसिस, फिर मेगा। और तुम्हें लगे अचानक मुझे पागलपन के दौरे पड़े हैं, तो ऐसा नहीं है। ये दौरा कल पड़ चुका है। इसका मतलब कल मैं इसको पूरा डिटेल में पढ़ा। तो अगर आपका मन कर रहा है कि सर ये अचानक हमें समझ में नहीं आ रहा, तो क्या करें, वीडियो देखें कल का, और कल का वीडियो देखकर पता लगाएं कि ये कौन सा पागलपन चल रहा। जब बोर्ड में नहीं होगा तब सही रहेगा। बताओ, स्पोरोफाइट में कभी कभी मैं सोचता हूं कि मैं पगला गया हूं, 5वीं बार बोल रहा हूं, लेकिन फिर भी जवाब नहीं है। कुछ लोग ऐसे बोल रहे, क्या बोला था? कुछ लोग अभी बोलते क्या बोला था, ठीक है बोलने दो। अरे बेवकूफो, तुम्हारा सिलेक्शन तुम्हें खुद करना है, इसलिए तुम खुद उसके लिए जिम्मेदार हो। तुम्हारे लिए तुम्हारा बगल वाला नहीं पढ़ रहा है। जब तक तुम्हें ना आए तब तक ना बोलो, और जैसे आ जाए हाँ बोलो। मेरे साथ बोलो, स्पोरोफाइट में माइक्रो की मेगा। हम लोग मेल की तलाश में है कि फीमेल की? फीमेल। तो बताओ, मेगा स्पोरोफिल, फिर मेगा स्पोरेंजिया, फिर मेगा स्पोरोजेनस टिश्यू, फिर मेगा स्पोर मदर सेल, फिर मियोसिस, फिर मेगा। और जर्मिनेट करेगा मेल गैमेटोफाइट की फीमेल। हे भगवान, इतना शोर, ये बिल्कुल पगला गया है टीचर। इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? सिंपल बात को धीरे से भी तो पूछा जा सकता है। आओ चलिए भाई, ये रही गायनीशियम की शक्ल। गायनीशियम इट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। Of flower. And as we know, this gynoecium is the part of sporophyte. Rest we know what we want to search. Then we say the gynoecium is made up of. ये किसकी बनी है? हमें जवाब मिला, it is made up of कार्पेल और पिस्टिल। या तो ये कार्पेल की बनी है या तो ये पिस्टिल की। इनफैक्ट आप कार्पेल बोलेंगे तो बेहतर रहेगा। कार्पेल इज ऑल्सो नोन एज मेगा स्पोरोफिल। देखिए, मैं अपना प्रॉमिस पूरा कर रहा हूं। स्पोरोफाइट में मुझे मिल चुकी है मेगा स्पोरोफिल। तो जैसे एंड्रूसियम वॉज मेड अप ऑफ स्टेमन, वैसे गायनीशियम इज मेड अप ऑफ कार्पेल। कार्पेल, थैंक यू वेरी मच। जैसे स्टेमन का नाम था माइक्रो स्पोरोफिल, वैसे कार्पेल का नाम क्या है? मेगा स्पोरोफिल। वो क्या थी? माइक्रो स्पोरोफिल। ये क्या है? मेगा। इफ दिस गायनीशियम इज मेड अप ऑफ सिंगल कार्पेल, सिंगल कार्पेल, एक ही कार्पेल की ये गायनीशियम बनी है, देन इट इज नोन एज मोनोकार्पेलरी। मोनोकार्पेलरी। व्हाट इज मोनो? एक। और अगर ये बहुत सारी कार्पेल की बनी है, ये बहुत सारी कार्पेल की बनी है, देन इट इज नोन एज मल्टी कार्पेलरी। बोलो क्या है? मल्टी। अब मल्टी कार्पेलरी की दो कंडीशन। If it is made up of many carpel, अगर ये बहुत सारी कार्पेल की बनी है, then it is known as multi carpellary। एक कार्पेल की बनी है तो कौन एक कार्पेल की? गायनीशियम। If the gynoecium is made up of single carpel, it is known as monocarpellary. If it is made up of many carpel, it is known as multicarpel. But multicarpel can behave two ways. दो तरीके से behave कर सकते हैं। या तो सारी कार्पेल आपस में फ्यूज हो जाएं। लुक इट, एक कार्पेल दूसरे के साथ फ्यूज हो गई, दूसरे तीसरे के साथ फ्यूज हो गई, लाइक दैट। बहुत सारी कार्पेल आपस में फ्यूज हो गई। कंडीशन का नाम है सिनकार्पस।
एंड इफ द कार्पेल आर फ्री, अगर सारी कार्पेल बेटा फ्री हैं, फ्यूज नहीं हुई है, देन दिस कंडीशन इज नोन एज एपोकार्पस। सो गायनीशियम इज मेड अप ऑफ कार्पेल। कार्पेल का दूसरा नाम है मेगा स्पोरोफिल, और हम सही रास्ते पर हैं। क्यों सही रास्ते पर हैं? क्योंकि हमें स्पोरोफाइट में मेगा स्पोरोफिल ढूंढनी थी, मिल गई। अगर एक कार्पेल की बनी है तो मोनोकार्पेलरी, और कई कार्पेल की बनी है तो मल्टी कार्पेल। मल्टी कार्पेलरी में सब जुड़ के रह रही हैं, फ्यूज्ड हैं। अगर ऑल द कार्पेल आर फ्यूज्ड, कंडीशन इज नोन एज सिनकार्पस, और अगर अलग अलग है तो एपोकार्प। इनके एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए गए हैं। सो एग्जाम्पल दिए गए हैं डायग्राम में, तो प्लीज इन्हें लिख लीजिएगा और समझिएगा। सिनकार्पस के एग्जाम्पल में आपकी बुक में दिया गया है पेपरवर, पर इसके अलावा भी फैमिलीज हैं, जैसे सोलेनेसी। बात मत करो, इसके अलावा फैमिली है सोलेनेसी और लिलियसी। लिली फैमिली सुना है? तो ये सब फैमिलीज हैं। अब आप सुनने के मूड में रहते नहीं हो, तो मैं बताने के मूड में हो नहीं, तो रट्टा मार लो। बोलो सिनकार्पस का एग्जांपल पेपरवर। फिर से बोलो, अपनी एनसीईआरटी देखो, उसमें डायग्राम में पेपरवर बना होगा। और एपोकार्पस का एग्जांपल दिया है माइकेलिया। माइकेलिया एक्चुअली चंपा के पौधे को बोलते हैं, चंपा। सुना होगा चंपा चमेली, चंपा इज माइकेलिया चंपेका। इसके अलावा एपोकार्पस दो और जगह पाई जा सकती है, वन इज रोज, अनदर वन इज लोटस। पर यहां पर केवल और केवल माइकेलिया दिया है, सो आप माइकेलिया लर्न कर लीजिए। एनसीईआरटी 1 में रोज और लोटस भी दिए। मुझे कैसे याद हुआ मैं बता दे रहा हूं, तुम्हें याद हो जाए तो अच्छा है। गुलाब, कमल और चंपा। पता नहीं क्यों मुझे ये दोनों फूल बहुत बचपन से पसंद है, क्योंकि मुझे ड्राइंग में केवल एक ही ड्राइंग आती थी, कोई ड्राइंग बनाओ, ये लो। अच्छा, इतना पुराना तो कोई नहीं होगा जितना पुराना मैं हूं, फिर भी ये सुना है तुमने, साड़ी का किनारा बनाओ। तो हम साड़ी के किनारे में नथिंग बट, या फिर ये कुछ बना देता था मैं। कुछ ऐसा ही है ना। तो भैया ये किसी पार्टी का प्रचार नहीं है, आप याद रखो, रोज, लोटस, माइकेलिया। पक्का? ये तीनों ऐसे हैं जो बेटा एपोकार्पस हैं, और पेपरवर एक ऐसा है जो सिनकार्पस है। अगर थोड़ी देर रुक करके सुनना चाहोगे तो आपको एक छोटा सा ज्ञान मिलेगा जो एनसीईआरटी 1 में भी काम आएगा। इसलिए मैं बोलूंगा, कुछ लोग तो पकड़ ही लेंगे वो बात। आपके कोर्स में 3 फैमिली है। पहली फैमिली है फैबेसी। सीक्वेंस यही है फैमिली का, सीक्वेंस इज दिस। पहली फैमिली है फैबेसी, दूसरी फैमिली है सोलेनेसी। सोलेनेसी एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं, और तीसरी फैमिली है लिलियस। तो जब आप एनसीईआरटी ओपन करेंगे तो उनमें ये तीनों फैमिली लिखी होंगी इसी सीक्वेंस में। पहली सीक्वेंस फैबेसी, दूसरा सोलेनेस, तीसरा लिलियस। फैबेसी के पास मोनोकार्पेलरी कंडीशन है, यानी एक कार्पेल की है। यानी पहली फैमिली में एक कार्पेल, दूसरी फैमिली में 2 कार्पेल, और तीसरी फैमिली में 3 कार्पेल। और ये दोनों कार्पेल आपस में जुड़ के रह रही हैं, इनका नाम है सिनकार्पस। और ये तीनों भी जुड़ के रह रही हैं तो भी है सिनकार्पस। तो मुझे कोई सिनकार्पस का एग्जाम्पल पूछे तो मैं तो ढेर भर बता दूं। टोपी वाली फैमिली कौन? बैगन में टोपी है, मिर्च में टोपी है, मकोई में टोपी है, टमाटर में टोपी है, सुनील सर को टोपी है। यस तो सुनील सर इज नॉट बिलोंग टू सोलेनेसी। यस, सुनील सर इज एनिमल, जानवर है हम। हम बोले हाँ सर, आप लगते भी हो। सही है।
तो आपको मालूम है सोलेनेसी इज सिनकार्पस एज वेल एज लिलियसी इज सिनकार्पस। सिनकार्पस वो जिनकी कार्पेल आपस में अलग अलग होगी, जुड़ के रहे, और अलग अलग रहने वाली कौन है? एपोकार्पस। शोर मत करना, केवल जवाब देना। बताओ गायनीसियम इज मेड अप ऑफ कार्पेल और पिस्टिल। एक कार्पेल तो मोनोकार्पेलरी। इधर देख रहे हो, इधर मत देखो, बोलो एक कार्पेल तो, बहुत सारी तो, जुड़ के रहे तो, अलग अलग रहे तो। सिनकार्पस का एग्जाम्पल दिया है, बोलो कौन? पेपर। एपोकार्पस का एग्जाम्पल दिया है, बोलो कौन? माइकेलिया। क्या और भी एग्जाम्पल दे सकते हो? बताओ कौन कौन सी फैमिली? सोलेनेसी, लिलियस, इट इज सिनकार्पस, फैबेसी इज मोनोकार्पल, और 3 है एपोकार्पस। बता पाओगे? 1 इज रोज, लोटस, चंपा, दैट इज माइकेलिया चंपेका। हटाएं तो देखो भाई, पहले मैं बता दूं मुझे क्या मिल चुका है। फ्लावर का नाम, मदद करो, फ्लावर का नाम, और उसमें क्या मिल चुकी है? मेगा स्पोरोफिल, जिसका नाम क्या है? कार्पेल। तो आओ कार्पेल को और अच्छी ढंग से देखें। तो आइए हम लोग कार्पेल को और अच्छे तरीके से देखते हैं। चाहे एक कार्पेल की बनी हो, चाहे मैनी कार्पेल की बनी हो, चाहे जुड़ के रहे, चाहे अलग रहे, लेकिन कार्पेल के 3 पार्ट हैं। पहले पार्ट का नाम है स्टिग्मा, फिर का नाम है स्टाइल, और फिर नाम है ओवरी। तो कई लोग मुझसे पूछते हैं, सर इसी को आपने गायनीसियम बोला था, इसी को कार्पेल बोलने लगे, आप बेवकूफ हो। अब मैं पूछूं कि एक घर में कुछ कमरे हैं, और मान लो एक घर में एक ही कमरा, तो कमरा ही और घर ही नहीं आया। तो अगर एक गायनीसियम में एक कार्पेल, तो कार्पेल ही और गायनीसियम ही कार्पेल है। पल्ले पड़ा। मान लो मेरे घर में एक ही कमरा है, तो सर कहाँ रहते हैं? घर में। सर कहाँ रहते हैं? कमरे में। सर के घर में कितने कमरा? एक कमरे का घर। नहीं आया? तो घर बराबर कमरा, कमरा बराबर, लाइक दैट कार्पेल बराबर गायनीसियम, गायनीसियम बराबर कार्पेल, इफ इट इज मेड अप ऑफ 1 कार्पेल। यू गॉट माई पॉइंट? तो कार्पेल के 3 पार्ट। सबसे ऊपर वाला पार्ट इट इज नोन एज स्टिग्मा। यहां पर एक दिन पॉलन ग्रेन आकर के डिपॉजिट होगा, पॉलन ग्रेन उड़ता हुआ आएगा और यहां पर डिपॉजिट होगा। स्टिग्मा के नीचे है स्टाइल, इट इज स्टाइल, और स्टाइल के बाद सबसे बल्ज पार्ट है यहां पर, इट इज ओवरी। जैसे अगर रिलेट करने वाले बच्चे होंगे तो रिलेट कर देंगे। कार्पेल इज माइक्रोस्पोरोफिल की मेगा, शाबाश, मेगा स्पोरोफिल। और अगर किसी को थोड़ा थोड़ा भूली बिसरी यादें याद हो तो बताओ, स्टेमन याद था? स्टेमन ही वॉज माइक्रो की मेगा, और उसके कितने पार्ट थे? 2। एक कौन? फिलामेंट, और एक एंथर। वैसे यहां पर कितने पार्ट हैं? 3। वो कौन? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। पक्का? नाउ द ओवरी की कैविटी इज नोन एज ओवेरियन कैविटी। द कैविटी ऑफ ओवरी इज नोन एज ओवेरियन कैविटी। और एनसीईआरटी ने जल्दबाजी में ओवेरियन कैविटी को लॉक्यूल लिख दिया है। ध्यान से सुनिए, ओवेरियन कैविटी इज डिफरेंट थिंग, but if ovarian cavity is divided into segments, chambers, every chamber is known as locule. Every chamber is known as locule. ध्यान दो यार, नहीं फिर बार बार पढ़ाना पड़ेगा। जैसे ये एक ओवरी के 4 लॉक्यूल है, तो बताओ ये ओवरी मल्टी लॉकुलरी है कि यूनिलॉकुलरी? हाँ, मल्टी लॉकुलरी। पर मान लीजिए कि इस ओवरी में एक ही चैम्बर हो, तो ओवेरियन कैविटी ही क्या कहलाएगा? लॉक्यूल। नहीं आया? एंड दैट्स व्हाई एनसीईआरटी ने ओवेरियन कैविटी के आगे लॉक्यूल लिख दिया है। क्या ये हमेशा ट्रू है? जब ओवेरियन कैविटी में कितना चैम्बर हो? एक। कंडीशन का नाम लॉक्यूल। पक्का? और इस लॉक्यूल में प्रेजेंट है प्लासेंटा, a tissue
वेरी स्पेशल टिश्यू नोन एज प्लेसेंटा। और इस प्लेसेंटा से अटैच्ड है एक स्ट्रक्चर नोन एज फ्यूनिकल। इफ दिस इज अ प्लेसेंटा, दिस इज अ फ्यूनिकल। और फ्यूनिकल से अटैच्ड है एक स्ट्रक्चर, एंड दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज ओव्यूल। ओव्यूल। Yes, and this ovule is nothing but megasporangia. बस बेटा, मेरा ये मतलब कभी नहीं होता कि मैं तुमको बहुत परेशान करूं, लेकिन मुझे मजबूरी में ये बताना पड़ता है बार बार कि कहीं आप भूल ना जाओ। क्या आपको फ्लावर याद है? फ्लावर वॉज अ गैमेटोफाइट की स्पोरोफाइट? स्पोरोफाइट। और इस फ्लावर में गाइनीशियम याद है? गाइनीशियम इज अ पार्ट ऑफ स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट इज मेड अप ऑफ। तो स्पोरोफाइट में क्या मिल चुकी है? मेगा स्पोरोफिल। और मेगा स्पोरोफिल में क्या मिल चुकी है? मेगा स्पोरेंजिया। जर्नी याद है? मेगा स्पोरोफिल में मेगा स्पोरेंजिया, और मेगा स्पोरेंजिया में मेगा स्पोरोजिनस टिश्यू। पक्का? तो बताओ मेगा स्पोरोफिल का दूसरा नाम? मेगा स्पोरोफिल। मेगा स्पोरोफिल का नहीं, मेगा स्पोरेंजिया का दूसरा नाम ओव्यूल। ओव्यूल। नाउ द अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल, एवरीवन, अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल इनसाइड द ओवरी, इट इज नोन एज प्लेसेंटेशन। बोलो, क्या बोलेंगे? प्लेसेंट। जब मैं एनसीईआरटी 1 पढ़ाऊंगा तो ये प्लेसेंटेशन दोबारा पढ़ाऊंगा, और तब आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए। प्लेसेंटेशन, व्हाट इज प्लेसेंटेशन? इट इज अ अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इनसाइड द ओवरी। याद रखना, इन ओव्यूल का नंबर पर ओवरी बढ़ता और घटता रहता है, कम और ज्यादा होता रहता है। याद रहेगा? जैसे कहीं कहीं पर ये ओव्यूल केवल सिंगल है, लाइक व्हीट, राइस एंड मेज। एक ओवरी में एक ओव्यूल। और कहीं कहीं पर इन ओव्यूल का नंबर है मैनी। जैसे आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया है, यस, वाटरमेलन और पपाया। अच्छा, ऑर्किड भी, सही बात है। अगर कॉन्सेप्ट सुनोगे तो रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, और रट्टा करोगे तो रट लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बता देता हूं ताकि ये रहे कि भाई बेसिक बात मालूम है। पॉलन ग्रेन अगर हवा से उड़ के आ रहा है, पॉलन ग्रेन अगर, तो बताओ स्टिग्मा में पहुंचना उसका श्योर शॉट है कि चांस फैक्टर है? और अगर चांस फैक्टर है पॉलन ग्रेन का यहां तक पहुंचना, तो बताओ पॉलन ग्रेन की पहुंचने की संभावना है ज्यादा से ज्यादा कि कम से कम? तो फर्टिलाइजेशन की टेंडेंसी भी कम से कम। तो ओव्यूल यहां पर ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए कि कम से कम? कम से कम। नहीं आया, इसलिए कह रहा है इधर देखो, अगर ओव्यूल ज्यादा रख दें तो हमें पॉलन भी ज्यादा चाहिए। ज्यादा पॉलन आएंगे तो ज्यादा ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन हो पाएगा। लेकिन अगर पॉलन के आने के चांसेस कम से कम हैं, तो हमें ओव्यूल भी ज्यादा से ज्यादा रखने चाहिए कि कम से कम? कम से कम। ज्यादा से ज्यादा कि कम से कम? और जितने भी एयर पॉलिनेशन वाले लोग हैं, एयर पॉलिनेशन करने वाले जितने भी लोग हैं, एयर से जिनमें भी पॉलन ग्रेन आ रहा है, उनका पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंचने का चांस ज्यादा से ज्यादा कि कम से कम? कम से कम। हाँ? तो इसलिए उनमें ओव्यूल का नंबर भी क्या होना चाहिए? कम से कम। एयर पॉलिनेशन से किनका पॉलिनेशन होता है? व्हीट, राइस, मेज। और इंसेक्ट अगर पॉलन ग्रेन लेके आ रहा है, तो बताओ उसके आने की टेंडेंसी कम से कम कि ज्यादा से ज्यादा? ज्यादा से। तो जिनमें भी कलरफुल फ्लावर होंगे, किसमें?
उनमें इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे। वाटरमेलन, पपाया, ऑर्किड, ये सब कलरफुल फ्लावर हैं और इन सारे फ्लावर में ओव्यूल का नंबर कम से कम की ज्यादा से ज्यादा, एंड दैट्स व्हाई दे हैव मैनी ओव्यूल। बोलो कौन कौन? वाटरमेलन, पपाया, ऑर्किड। वाटरमेलन, पपाया और ऑर्किड, इनमें ओव्यूल का नंबर कम से कम की ज्यादा से ज्यादा। और कम से कम किसमें? व्हीट, राइस, मेज। नहीं आया? आया? चलो अब मेरे को सब लोग इस चीज को यहां तक मुझे समझाएंगे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। बोलो ये वाला पार्ट, फिर कैविटी का नाम, ओवेरियन कैविटी में लॉक्यूल, लॉक्यूल में प्लेसेंटा से फ्यूनिकल, फ्यूनिकल जहां पर अटैच्ड है दैट पार्ट इज नोन एज हाइलम। इस साल का क्वेश्चन था आई थिंक, हाइलम, जहां पर अटैच्ड दैट इज नोन एज हाइलम। याद रखना। इसके बाद ओव्यूल का दूसरा नाम मेगा स्पोरेंजिया। ओव्यूल का अरेंजमेंट इनटू ओवरी, इट इज नोन एज प्लेसेंटेशन। बेटा तबीयत खराब है क्या? तबीयत खराब है तो इफ यू वांट टू गो यू कैन गो। दुखी होकर के बैठे रहने से कोई दिक्कत नहीं। ओके जल्दी से इधर देखो, कितने पार्ट है बेटा? 3। पहला कौन? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी की कैविटी का नाम ओवेरियन कैविटी है। ओवेरियन कैविटी में प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा में फ्यूनिकल है, फ्यूनिकल से बेटा मेगा स्पोरेंजिया जुड़ा है। मेगा स्पोरेंजिया का नाम क्या है? ओव्यूल। जिस जगह से जुड़ा है उसका नाम हाइलम। क्या प्लेसेंटा का अरेंजमेंट प्लेसेंटेशन कहलाता है? अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल इनसाइड द ओवरी, इट इज नोन एज प्लेसेंटेशन। ओव्यूल का नंबर 1 हो सकता है। बोलो कौन? व्हीट, राइस, मेज। मैनी हो सकता है। बोलो कौन? वाटरमेलन, पपाया, ऑर्किड। मुझे नहीं मालूम फिर भी मैं कॉन्सेप्ट के साथ कह सकता हूं, गुलाब के फूल में बताओ ओव्यूल का नंबर कम की ज्यादा? ज्यादा। जितने भी फ्लावर कलरफुल होंगे वो किसको अट्रैक्ट करेंगे? इंसेक्ट। और इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेंगे तो पॉलन पहुंचने के चांसेस ज्यादा, तो बताओ ओव्यूल का नंबर भी ज्यादा। और हवा से जाने वाले पॉलन ग्रेन में पहुंचने के चांसेस कम से कम की ज्यादा, कम से कम। इसलिए फर्टिलाइज होने के लिए ओव्यूल का नंबर कम से कम। इसलिए व्हीट, राइस, मेज में ओव्यूल का नंबर कम से कम। चलिए भाई अब मैं इसे मिटा रहा हूं, मेरे पास और कोई तरीका नहीं होता समझाने का बार बार। अब मैं बहुत सारे नाम नहीं लिखूंगा, वो तुम लिखोगे, बताओगे मुझे। बताओ भैया, ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा, फिर बस ये तो मैं पढ़ा ही चुका हूं। अब इससे रिलेटेड कुछ और बातें हैं वो पढ़ाऊंगा। यहां पर क्या है? लिखा चुका हूं। यहां पर क्या है? ये क्या है? ओव्यूल है। ओव्यूल जहां पर अटैच्ड है उसका नाम हाइलम। अब मैं इस ओव्यूल का बड़ा स्ट्रक्चर बाहर निकाल के दिखाता हूं ताकि आप ओव्यूल अच्छे से सीख सकें। इफ दिस इज अ ओव्यूल, ओव्यूल इज माइक्रोस्पोरेंजिया कि मेगा स्पोरेंजिया? मेगास। तो भैया ओव्यूल को अभी अभी आपने पढ़ाया है कि ओव्यूल इज सर्जी मेगा स्पोरेंजिया, और जैसे ही आपने इसे मेगा स्पोरेंजिया कह दिया मेरे पास 2-4 क्वेश्चन तैयार है। एक क्वेश्चन तो ये तैयार है कि क्या आपको माइक्रोस्पोरेंजिया याद है? याद है? माइक्रोस्पोरेंजिया अगर याद है तो उनकी कवरिंग याद है? कितनी कवरिंग थी? पहला कौन? एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, कैपिटा। याद है? कितना प्रोटेक्शन के लिए? 3। नंबर 1 एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर। क्या वो प्रोटेक्शन करती थी? वो थी माइक्रो स्पोरेंजिया। और ये भैया क्या वहां प्रोटेक्शन होता था? यहां भी होगा। क्या वहां नरिशमेंट था? यहां भी होगा। आओ पता लगाते हैं। ये बाहर वाला बंदा कहलाता है आउटर इंटेग्यूमेंट, ये सुरक्षा करता है, प्रोटेक्शन करता है। अंदर वाला स्ट्रक्चर कहलाता है इनर इंटेग्यूमेंट। तो यहां पर 2 इंटेग्यूमेंट हैं और ये दोनों इंटेग्यूमेंट दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन।
जैसे माइक्रोस्पोरेंजिया में 3 लेयर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती थी, यहां पर 2 लेयर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। अब इनके भी अंदर प्रेजेंट है एक टिश्यू जिसका नाम है न्यूसेलस। बोलो क्या नाम है? न्यूसेलस। एंड दिस न्यूसेलस इज फॉर नरिशमेंट, ये नरिशमेंट के लिए। और जितने लोग भी रिलेट कर लेते हैं वो कभी डरते नहीं है। चलो वहां पर एपिडर्मिस, एंडोथीसिया, मिडिल लेयर फॉर प्रोटेक्शन, फॉर यहां पर आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट फॉर प्रोटेक्शन, वहां पर टैपिटम फॉर नरिशमेंट, यहां पर न्यूसेलस फॉर नरिशमेंट। और ये बंदा एन है कि 2n? 2n। ओव्यूल इज 2n, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, न्यूसेलस इज 2n। अब ध्यान सुनो, एक ऐसी पोजीशन मिलेगी जहां पर बेटा आउटर और इनर इंटेगुमेंट दोनों अब्सेंट है, न्यूसेलस है लेकिन आउटर इनर इंटेगुमेंट नहीं है। दैट प्लेस इज नोन एज माइक्रोपाइल। It is the apical portion of the ovule. और माइक्रोपाइल के अपोजिट एंड वाला पार्ट इज नोन एज चलेजा, एंड दैट इज नोन एज बेसल पोर्शन ऑफ द ओव्यूल। एपिकल पोर्शन एंड बेसल पोर्शन। सी, मुझे मालूम है कि ये ना भी पढ़ाऊंगा तो मुझे पकड़ ही नहीं पाओगे, लेकिन मेरे बात ध्यान से सुनो। अगर मैं ह्यूमन के बारे में बात कहूं तो हेड इज एपिकल और बेसल, एंड लेग इज। पर अगर ह्यूमन सर के बल खड़ा हो जाए तो आप बोलोगे सीधा खड़ा है कि उल्टा? अब जरा इस ओव्यूल को ध्यान से देखिए। इस ओव्यूल का एपिकल पोर्शन कहां है? नीचे, और बेसल पोर्शन ऊपर। इट इज अ सीधा ओव्यूल की उल्टा ओव्यूल? और बताओ उल्टा ओव्यूल का नाम ऑर्थोट्रोपस की एनाट्रोपस? ऑर्थो, एना। तो इन्वर्टेड ओव्यूल आर नोन एज, they are known as anatropous ovule. और अगर बेटा ये ओव्यूल इस ओवरी के अंदर सीधा ओव्यूल होता, बताओ इसका नाम एनाट्रोपस होता कि ऑर्थोट्रोपस? ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ऑल्दो एक लिस्ट है ओव्यूल के टाइप की, लेकिन मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं चाहूं तो यहां लिख सकता हूं ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमीट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस। आपका दिमाग खराब कर सकता हूं ये बता के कि मुझे कितना आता है, लेकिन मुझे कितना आता है वो एग्जाम में नहीं आता। एग्जाम में वही आता है जो एनसीईआरटी में आता। तो एनसीईआरटी में एनाट्रोपस ओव्यूल बना है, देखो मुझे देख के बताओ क्या ये एनाट्रोपस शब्द लिखा हुआ है? क्या आपके डायग्राम में एनाट्रोपस शब्द लिखा हुआ है? यस, मेरी पास इसमें एनसीईआरटी नहीं है, नहीं तो मैं दिखा देता अभी। एनाट्रोपस का मतलब सीधा ओव्यूल की उल्टा? सीधा। और ऑर्थोट्रोपस सीधा। बताइए जहां पर आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट एब्सेंट है उस पार्ट का नाम माइक्रोपाइल, उसके अपोजिट का पार्ट चलेजा। चलेजा। बताओ प्रोटेक्शन कितनी लेयर से? एक कौन? दूसरा इनर इंटेगुमेंट। आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट क्या कर रहे हैं बेटा? प्रोटेक्शन। और नरिशमेंट कौन दे रहा है? न्यूसेलस। अब ध्यान से देखो, सर हमें आपने पढ़ाया था, मैं तो अपने ही रास्ते चल रहा हूं, हमें आपने पढ़ाया था कि जब मिल जाए स्पोरोफाइट तब ढूंढना स्पोरोफिल, तो कार्पेलिस। और जब स्पोरोफिल मिल जाए तो ढूंढना स्पोरेंजिया। बोलो क्या नाम? ओव्यूल। ओव्यूल इज माइक्रो स्पोरेंजिया की मेगा? मेगा। और मेगा स्पोरेंजिया मिल जाए तो ढूंढना मेगा स्पोरोजिनस टिश्यू। टिश्यू ढूंढने गए, मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। क्या क्या मिला? आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, न्यूसेलस। बोलते हैं न्यूसेलस के अंदर आगे चलने पर स्पेशल टिश्यूज पैदा होते हैं। These are known as megasporogenous tissues.
रास्ता लंबा है, आप लोग बेटा दूरियां तय करते करते भटक जाते हो, मैं कोशिश करता हूं कि बार बार पकड़ के लाऊं ट्रैक में। बोलो क्या मिल गया, बोलो क्या मिला, स्पोरोफाइट। तो बताओ गायनीशियम इज स्पोरोफाइट, गायनीशियम इज मेड अप ऑफ। अरे यार, इसीलिए मेरा दिमाग खराब होता जा रहा, जो मैं पढ़ाता हूं उसका भी जवाब नहीं देते हो। बताओ गायनीशियम इज स्पोरोफाइट का पार्ट है। गायनीशियम इज मेड अप ऑफ, दैट इज स्पोरोफिल। माइक्रो की मेगा, मेगा स्पोरोफिल है जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, उसमें है ओव्यूल। फिर से बोलो, इसका नाम मेगा स्पोरेंजिया। फिर से बोलो, स्पोरोफाइट, मेगा स्पोरोफिल, मेगा स्पोरेंजिया, जिसका बाहर वाला आउटर, फिर इनर, फिर न्यूक्लियस और उसके अंदर मेगा स्पोरोजिनस टिश्यू। तो बताओ इनकी सेल का नाम क्या होगा? मेगा स्पोर मदर सेल। माइटोसिस हो कि मियोसिस? बियोसिस। अब इसे खुद देख लो कि सर एक बार में आपने पढ़ाया, कंफ्यूज कर दिया, एक बार पहले पढ़ाया, एक बार ये पढ़ाया और तीसरी बार ये लो। अब पूरा काम तुम्हें करना है, मैं नामकरण नहीं करूंगा, पूछता जाऊंगा, जो जो मैं पूछता जाऊं बताते जाना। ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा, ये तुम्हारा परख है, अगर तुम ये कर गए तो तुम्हें आया, नहीं तो नहीं आया। बोलो ये वाला पार्ट, ये क्या ये ओवरी पार्ट है? आप बिल्कुल सही चल रहे हो बेटा, और जहां जहां तक तुम चलते जाओगे सही, वहां वहां तक मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। बताइए ओवरी में ये वाले पार्ट का नाम, देख तो नहीं रहो, आ रहा है? बताओ ये वाला पार्ट, और इन भैया का नाम, ओव्यूल का दूसरा नाम माइक्रोस्पोरोफिल के मेगा स्पोरेंजिया। जुड़े कहां पर है? क्या लेयर याद है? बोलो, इनर इंटेगुमेंट न्यूक्लियस। क्या यहां टिश्यू है? नाम बताओ, मेगा स्पोरोजिनस टिश्यू। पक्का? अब देख रहा हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि अब आप मुझे पढ़ाई दोगे, मैं तो बस सीख जाऊंगा। मैं आपका थैंक यू किन शब्दों से बोलूं मैं बता ही नहीं पा रहा हूं। काश मैं अपने जज्बात जाहिर कर पाता और मैं आपको बता पाता कि आपने मुझे क्या सिखाया है। थैंक यू वेरी मच। बताओ ये वाला आउटर इंटेग्रिन, इनर इंटेग्रिन, न्यूक्लियस, ये वाला चले जा, एपिकल की बेसल, एपिकल, ये बेसल। अब भाइयों बहनों ध्यान से देखना, यहां पर एक टिश्यू है, टिश्यू का नाम बोलो, क्या ये मेगा स्पोरोजिनस टिश्यू है? और ये मेगा स्पोरोजिनस टिश्यू की हर एक सेल का नाम एन की 2n, और इस मेगा स्पोर मदर सेल में होगी मियोसिस। फिर से बोलो, तो भैया मेगा स्पोर मदर सेल भी n की 2n, 2 है, और इसमें क्या होगी? मियोसिस। और मियोसिस होगी तो कितने मेगा स्पोर? 4, 1 2 3 4, n की 2n। अब ध्यान सुनो, ये है मेगा स्पोरोजिनस टिश्यू, इसकी मदर सेल का नाम मेगा स्पोर मदर्स। उनमें क्या हुई? मियोसिस, और बने 4 ठो का मेगा स्पोर, और चारों के चारों n की 2n, और ये चारों के चारों n, these are known as मेगा स्पोर, and these mega spore are tetrad। बोलो क्या है? टेट्राड। अब बताओ इस पूरे प्रोसेस का नाम मेगा स्पोरोजेनेसिस। फिर से बोलो, मुझे तो यकीन है कि तुम मुझे मेगा स्पोरोजेनेसिस की डेफिनेशन बता दोगे, बता दोगे? बोलो, फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर टेट्राड फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल इन्वॉल्विंग मियोसिस इज नोन एज मेगा स्पोरोजेनेसिस। आया कि नहीं आया? बताओ। अच्छा, क्या मैं स्पोरोफाइट देख पा रहा हूं? क्या तुम स्पोरोफाइट का दूसरा नाम बता पाओगे? क्या ये गायनीशियम है? क्या मैं स्पोरोफाइट में स्पोरोफिल ढूंढ पा रहा हूं? इस स्पोरोफिल का नाम मेगा स्पोरोफिल। क्या इसका नाम कार्पेल भी है? कार्पेल में क्या मुझे मेगा स्पोरेंजिया मिल रहा है? क्या नाम है? ओव्यू। क्या
क्या इस मेगा स्पोरेंजिया में मैं मेगा स्पोरोजेनस टिश्यू ढूंढ पा रहा हूं? क्या उसमें मेगा स्पोर मदर सेल ढूंढ पा रहा हूं? क्या उनमें मियोसिस हो रही है? क्या मेगा स्पोर बन रहे हैं? थैंक यू वेरी मच। कितने बन रहे हैं? 4। याद करो, वहां पर माइक्रो स्पोर बनते थे। कितने? 4 थे, और चारों जर्मिनेट करके बनाते थे पॉलन ग्रेन। फिर से बोलो। बस यहां पर अंतर यह है कि 4 में से 3 डीजनरेट। मेरे पास तरीका यही है डीजनरेट दिखाने का। डीजनरेट हो जाते हैं, 3 डीजनरेटेड, 3 मेगा स्पोर डीजनरेट हो जाते हैं, और जो एक बचता है इट इज नोन एज फंक्शनल मेगा स्पोर। काम करेगा यही वाला, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फंक्शनल मेगा स्पोर। और भाइयों और बहनों, ये फंक्शनल मेगा स्पोर आगे चल के बनाएगा मेल गैमेटोफाइट की फीमेल फीमेल। जैसे माइक्रोस्पोर क्या बनाते थे? मेल गैमेटोफाइट। तो बेटा मेगा स्पोर क्या बनाएगा? फीमेल गैमेट। और इस फीमेल गैमेटोफाइट का नाम होगा एम्ब्रियो सैक। बोलो क्या नाम होगा? तो बताओ, वहां पर मेल गैमेटोफाइट का नाम क्या था? पॉलन ग्रेन, और यहां पर एम्ब्रियो सैक। तो पॉलन ग्रेन वाज, एम्ब्रियो सैक इज फीमेल गैमेट। तो बताओ, 4 में से चारों से एम्ब्रियो सैक बना कि 1 से? अगर 1 से बना तो इस तरीके का डेवलपमेंट इज नोन एज मोनोस्पोरिक। बोलो क्या नाम है? मोनोस्पोरिक का मतलब एक स्पोर से डेवलप होने वाला गैमेटोफाइट इज नोन एज मोनोस्पोरिक। व्हाट इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट? इज द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, फॉर्मेशन ऑफ by all 4 मेगास्पोर और 1 मेगास्पोर। 1 मेगा, 1 मतलब मोनो, स्पोर मतलब स्पोर, दैट्स व्हाई कंडीशन इज नोन एज मोनोस्पोरिक। नहीं आया? अच्छा बताओ, व्हाट इज मेगा स्पोरोजेनेसिस? It is a formation of megaspore tetrad from megaspore mother cell involving meiosis। कितने मेगास्पोर बने? 4। चारों फंक्शनल की, 3 डिजेनरेट, 1 बचा। ये जर्मिनेट होगा, गैमेटोफाइट बनाएगा, मेल की फीमेल, और फीमेल गैमेटोफाइट चारों से बनेगा कि 1 से? 1 से बनेगा, इसलिए मोनोस्पोरो। तो मतलब फीमेल गैमेटोफाइट का नाम एम्ब्रियो सैक। फिर से बोलो, एम्ब्रियो सैक। तो ये हो गया 3 बार। कितनी बार? अब ये 4थी बार फाइनल है। ये वो डायग्राम बनाने जा रहा हूं जो एनसीईआरटी में बना है। अगर ये डायग्राम तुमने मुझे यहां तक पहुंचा दिया तो तुम एनसीईआरटी में कभी भटकने वाले नहीं हो, इसकी मैं जिम्मेदारी लेता हूं। उस डायग्राम तक पहुंचने के लिए आखिरी बार मैं पढ़ा रहा हूं। ये रही स्टिग्मा, ये रही स्टाइल, और आगे तुम्हें मालूम है कि मैं क्या बना रहा हूं? इट इज ओवरी। मेहनत पड़ती है बेटा, मजाक में नहीं होता कुछ भी। इतने दिनों तक कॉन्सेप्ट को बनाए रखने के लिए मुझे बार बार करना पड़ता है। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी में हमको मिला प्लेसेंटा। क्या मिला? प्लेसेंटा। यहां तक कोई दिक्कत? बताओ, यहां पर क्या मिला? फ्यूनिकल। फ्यूनिकल, और फ्यूनिकल से क्या मिला? ओव्यू। और ये वाला आउटर इंटेगुमेंट, और ये वाला और इनर इंटेगुमेंट, ये वाला न्यूक्लियस, ये माइक्रोपाइल, ये चला जा। पक्का? बताओ, यहां पर मेगा स्पोरोजेनस टिश्यू होगा, मेगा स्पोर मदर सेल होगी, मियोसिस होगा, मियोसिस होकर कितने मेगा स्पोर? 4। चारों बचेंगे कि 3 डिजेनरेट? 1 फंक्शनल होगा, एम्ब्रियो सैक बनाएगा, एम्ब्रियो सैक n की 2n, n 2n, और इस एम्ब्रियो सैक में होंगी 7 सेल, 8 न्यूक्लियस। याद रहेगा? तो भैया ये जो आखिरी में बनाया है मैंने, इट इज एम्ब्रियो सैक। बोलो क्या ये? और भाइयों बहनों, एम्ब्रियो सैक इज गैमीट और गैमीटोफाइट। गैमीट की गैमीटोफाइट, और मेल की फीमेल, फीमेल।
a female gametophyte. This is written in your NCERT. आपकी बुक में यही डायग्राम है जो बना हुआ है, पर यहां तक पहुंचने के लिए मेरे बच्चों ने कितना सरदर्द सहा है तो मैं ही जानता हूं। आपको मालूम है कि ये टिश्यू 2n है, आपको मालूम है ये टिश्यू भी 2n है, आपको मालूम है न्यूक्लियस भी 2n है, आपको मालूम है यहां पर रहने वाला मेगा स्पोरोजिनस टिश्यू भी 2n है, मेगा स्पोर मदर सेल भी 2n है, पर उसमें मियोसिस हुई थी तो मेगा स्पोर बने थे कितने? 4। चारों बचे कि 3 डीजनरेट? 3 डीजनरेट हुए, एक बचा, उसका नाम फंक्शनल मेगा स्पोर। और फंक्शनल मेगा स्पोर से क्या बना? एम्ब्रियोस। यकीन मानिए अभी भी पूरा नहीं पढ़ाया मैंने। वो फंक्शनल मेगा स्पोर जिसमें एक न्यूक्लियस था, वो 8 न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर कैसे बन गया सर? ये तो आपने बताया नहीं। हाउ फंक्शनल मेगा स्पोर गेट चेंजेस इनटू एम्ब्रियो सैक, ये कहानी अभी आपने सर सुनाई नहीं हमें, ये हमें आपने बताया ही नहीं कि फंक्शनल मेगा स्पोर जिसमें एक सेल एक न्यूक्लियस था, वही फंक्शनल मेगा स्पोर जर्मिनेट करके फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बना, ये कहानी तो आपने हमें सिखाई ही नहीं। इसका मतलब आपने कुछ तो छुपाया है। हाँ, छुपाया है मैंने। मुझे मालूम है कितना कैरी कर पाओगे तुम। क्या मैंने आपको माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन बनने की कहानी सिखाई थी? नहीं सिखाई थी, डायरेक्ट बता दिया था। बाहर वाली लेयर एक्साइन, अंदर वाली एंटाइ, बड़ी वाली वेजिटेटिव, छोटी वाली जनरेटिव। इट वाज अ मेल गैमेटोफाइट की फीमेल गैमेटोफाइट, और इट वाज माइक्रोस्पोर। फिर से बोलो तो बताओ, माइक्रोस्पोर से 2 सेल्ड फीमेल मेल गैमेटोफाइट बन रहा, वैसे मेगा स्पोर से 7 सेल 8 न्यूक्लियस वाला मेल गैमेटोफाइट की फीमेल ये बन रहा। और ये कैसे बन रहा है इसको मैं तभी पढ़ाऊंगा जब आप मेरी कुछ बातों को रिलेट कर पाएंगे। देख लीजिए, इससे बाय बाय करिए और इसको रिलेट करिए रिलैक्स होकर के। जो मैं पूछूं एनसीईआरटी की बुक को बंद करके अपने दिमाग में सोचने की कोशिश करिए। फ्लावर दिख रहा है? दिख रहा है? बाहर कैलिक्स, फिर मेरा ये हाथ क्या है? एंड्रोसियम, ये गायनोसियम। दिख रहा है? बताओ ये मेल की फीमेल? सारे लोग एकदम आ जाओ ध्यान से। यही आखिरी चीज है जो मैं आज पढ़ाऊंगा, छोड़ दूंगा इसके बाद तुम कैरी नहीं कर पाओगे। बोलो, एंड्रोसियम इज मेल की फीमेल? मेल। गायनिसियम इज फीमेल। स्पोरोफाइट? स्पोरोफाइट। पक्का? बताओ, एंड्रोसियम इज मेड अप ऑफ स्टैमेन, नहीं सुना? गायनिसियम इज मेड अप ऑफ कार्पेल। ये किससे? ये इसमें 2 पार्ट, फिलामेंट और एंथर। इसमें 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। रिलेट हो गया? ये माइक्रोस्पोरोफिल, ये मेगा स्पोरोफिल। कितने पार्ट? 2। एक कौन? फिलामेंट और एंथर। इसमें कितने पार्ट? 3। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। फिलामेंट और एंथर में कितने लोब? 2। कंडीशन बाइलोब। कितने थीका? 2। कंडीशन डाइथीका। कट किया? कितनी स्पोरेंजिया? स्पोरेंजिया का नाम माइक्रो स्पोरेंजिया। नहीं सुना मैंने? क्या यहाँ स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी है? प्लेसेंटा है? फ्यूनिकल है? ओव्यूल है? माइक्रो की मेगा? ये माइक्रो स्पोरेंजिया, ये मेगा। बिल्कुल सही जगह पे आ गए। कितनी लेयर? 4। कितनी लेयर? 3। 2। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर टैपिटा, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, न्यूक्लियस। कितने प्रोटेक्शन? कितना प्रोटेक्शन? कितना नरिशमेंट? कितना? इसका नरिशमेंट टैपिटम, इसका न्यूक्लियस। यहां तक ठीक है? दोनों में स्पोरोजिनस टिश्यू, दोनों में। इसका माइक्रो स्पोरोजिनस टिश्यू, इसका पक्का? दोनों की स्पोर मदर सेल, माइक्रो स्पोर मदर सेल, इसकी पक्का? दोनों में मियोसिस, पक्का? दोनों से स्पोर
माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड, चारों फंक्शनल, 4 में से 3 क्या ये फंक्शनल मेगास्पोर है? ये चारों फंक्शनल है। इसने बनाया मेल गैमेटोफाइट, इसने बनाया फीमेल मेल गैमेटोफाइट का नाम पॉलन ग्रेन, इसका एम्ब्रियोस है। इसमें या तो 2 सेल या तो 3 से, मोर देन 60% में 2 से, लेस देन 40% 3 से, इसमें 7 सेल 8 न्यूक्लियस। टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।